तो मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो नाइस है और जो इसका जेनेरिक एपीआई है वो नेमिसोलाइड है। फिल्म कोटेड टैबलेट है और 100 mg की है। 20 टैबलेट्स हैं इसके अंदर और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो फार्म ईवो है। जो ये यूज़ होती है, ये पेन को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, और वो ख़ासतौर उन पेन को जो इन्फ्लेमेशन के साथ होते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल पेन, उसके अंदर यहाँ पे जो सर्जिकल पेन होते हैं उनकी वजह से जो उसमें यूज़ होता है ये सबसे ज़्यादा, यानी कि उसमें जो दर्द वगैरह होता है उसमें ये यूज़ होता है। ट्रॉमेटिक कंडीशन, जैसे उसमें कोई एक्यूट इंजरी हो जाए जॉइंट्स को, या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज वगैरह होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। टेंडनाइटिस में भी यूज़ होता है, जिसमें आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन्स की, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया वगैरह उन कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो खून पर होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह, इम्यून सिस्टम के होते हैं, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशनल पे होते हैं, साइकेट्रिक यानी नफ्सियात पे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे उसके ऊपर होता है, नर्वस सिस्टम वगैरह, और आई और एयर वगैरह के यानी कि आँख और कान वगैरह उन पे भी इसके असरअंदाज होता है बहुत ही। इसके अलावा हार्ट कार्डिक वगैरह यानी कि हार्ट पे, वेस्कुलर डिसऑर्डर, हमारे सीवीएस वगैरह पूरे उसके ऊपर, और हमारे रिस्पायरेटरी जो सांस लेने वगैरह के जो सिस्टम है उसके ऊपर, और हमारे जीआई यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह उनके ऊपर भी इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिस पे ये असरअंदाज होता है। और हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर यानी कि लिवर वगैरह उस पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे स्किन और हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके ऊपर भी बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर मज़ीद बात कर लें कि और कहाँ कहाँ होते हैं, तो उसमें सुपरफिशली बात कर रहे हैं हम, तो रीनल और यूरिनरी डिसऑर्डर्स वगैरह भी हो सकते हैं, यानी कि किडनी वगैरह के डिसऑर्डर्स, और हमारे यूरिनरी सिस्टम के। तो अब इनको डिटेल में एक एक करके कर लेते हैं डिस्कस कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ब्लड डिसऑर्डर यानी कि सबसे पहले खून के डिसऑर्डर्स वगैरह, उसमें जो मसले होते हैं या जिसमें ये कॉज करता है, तो एनीमिया कॉज कर सकता है, इजिनोफीलिया कॉज कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर सकता है यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स की कमी, पैंकाइटोपिनिया कॉज कर सकता है जिसमें हमारे तीनों ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसमें खासतौर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स शामिल हैं, उनकी कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। परप्यूरा हो सकता है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की बात करें स्पेशली, तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस वगैरह हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें हाइपर कैलीमिया हो सकता है, यानी कि इंक्रीज पोटेशियम कंसनट्रेशन, पोटेशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में बात करें तो एग्जाइटी बहुत होती है, नर्वसनेस होने लगती है, नाइटमेयर, बुरे ख्वाब होने लगते हैं। और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें डिजनेस हो सकती है, इंसेफेलोपैथी, हम इंसेफेलोपैथी को राइस सिंड्रोम भी बोलते हैं, हेडेक हो सकता है यानी सर दर्द, और सोमनोलेंस हो सकती है। आई डिसऑर्डर की बात कर लें स्पेशली, तो उसमें हमारे पास जो है देखने में मसला हो सकता है, ब्लर विजन होने लगता है, और दूसरी किस्म की डिस्टर्बेंस होने लगती है, यानी सही दिखता नहीं है और प्रॉब्लम आती है। कार्डियक डिसऑर्डर में हमारे पास सबसे ज़्यादा टैकीकार्डिया होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है। वेस्कुलर डिसऑर्डर में मजीद बात करें तो हाइपरटेंशन यानी हार्ट की उसकी बात करें हम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम के, तो उसमें टैकीकार्डिया हो सकता है, मैंने आपको बताया। हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हेमरेजेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन यानी कि वही एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है, हॉट फ्लशेज हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर लें तो उसमें हमारे पास डिस्पनिया हो सकता है, एस्मा हो सकता है, ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है। जीआई डिसऑर्डर की स्पेशली बात करें तो उसमें डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकते हैं यानी मतली, वॉमिटिंग, उल्टी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिसमें जो है कब्ज़ होना यानी कि फ्लैचुलेंस, गैस होना, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रेस, और इस किस्म की जो प्लेसेस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होना, और जीआई ब्लीडिंग होना यानी कि ब्लीडिंग होना, और ड्यूरिनल अल्सर हो सकते हैं, परफोरेशन, और यानी कि ड्यूरिनल अल्सर और जो गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह उनकी भी परफोरेशन हो सकती है। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेन हो सकता है आपको एब्डोमिन में, डिस्पेप्सिया हो सकता है, और जो है इसमें जो है वो स्टोमाटाइटिस हो सकता है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। मिलीना हो सकता है, मिलीना यानी कि फाउल स्मेल होती है फीसिस की, वो इसी वजह से होती है, ब्लड की वजह से होती है। और
इसमें बात करें तो हेपेटोबाइलियरी डिसऑर्डर्स वगैरह में उसमें हेपेटिक एंजाइम इंक्रीज़ होते हैं, हेपेटाइटिस भी हो सकता है जो सबसे ख़तरनाक है इसमें हेपेटाइटिस, यानी कि सबसे ज़्यादा ये लिवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। हेपेटाइटिस हो सकता है उसमें, मैंने आपको बताया उसमें खासतौर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा फैटल होता है, जॉन्डिस हो सकता है और कोलिस्टेसिस हो सकता है। स्किन की बात करें तो उसमें प्लूराइटिस हो सकता है, रैश हो सकती है, स्वेटिंग इंक्रीज़ हो सकती है, इरिथमा हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, एंजियोन्यूरोटिक एडिमास हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के, जैसे फेस एडिमा वगैरह, इरिथमिया मल्टीफॉर्म, और जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वगैरह है वो भी हो सकते हैं, और टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस वगैरह इस किस्म की कंडीशन भी कॉज हो सकती हैं। अब रीनल और यूरिनरी डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें जो है डिमरिया वगैरह और इस तरह की हो सकती है, हेमेटूरिया हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, रीनल फेलियर, यानी कि इसमें आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर भी हो सकता है आपको इससे, और ओलिगोयूरिया भी हो सकता है, और यूरिन के आपके रिटेंशन भी हो सकता है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन किडनी के अंदर सेल्स वगैरह होते हैं उसके इन्फ्लेमेशन वगैरह। जनरल डिसऑर्डर की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एडिमा मेलेस हो सकता है, इसके अलावा एस्थेनिया, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस में अगर प्रॉब्लम में देख लें तो उसमें हेपेटिक एंजाइम इंक्रीज होते हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पस जो डिफरेंट किस्म की कंडीशन होती हैं उसमें मसला कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओवरडोज की बात करें कि इसकी ओवरडोज हो जाए। अच्छा, ये जो भी मैंने आपको जो साइड इफेक्ट्स बताए वो ये हैं कि हो सकता है कि आपको ये सारे हों और हो सकता है आपको इनमें से कुछ हो, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इसमें वो नहीं है, उसमें डिपेंड करता है पेशेंट की कि वो कितना पावरफुल है या क्या उसकी कंडीशन है उस हिसाब से। ओवरडोज की बात करें तो उसमें लेथार्जी हो सकती है, ड्राउजीनेस यानी गुनूदगी, नोजिया यानी कि मतली, वॉमिटिंग, उल्टी, एपीगैस्ट्रिक पेन यानी कि वही पेन, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपरटेंशन और एक्यूट रीनल फेलियर भी। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन बहुत ख़तरनाक होता है और इससे डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये इतना बहुत हाई डोजेस जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डोजेस होते हैं उस पर जाके ये करता है, और कॉमा भी हो सकता है, इससे बंदा जा सकता है पेशेंट। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं जो कि एसिड्स वगैरह से होते हैं, और ये फीमेल फर्टिलिटी को इम्पेयर भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा हाई डोजेस में ये लें तो। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो वार्फरिन और जो दूसरे एंटीकोगुलेंट एजेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ ये उनकी जो है, और जैसे एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो दूसरी किस्म के उसके ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा इसी वजह से ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, नहीं दिया जाता कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में। डायरेटिक्स की बात करें तो ये उनकी जैसे फ्यूरोसमाइड वगैरह उसकी जो डायरेटिक एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज़ करता है। और CYP2C9 साइटोक्रोम 2C9 जो को निम्सलाइड जो इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो ड्रग कंसनट्रेशन जो इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती हैं जो इसके सबस्ट्रेट होता है। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये अगर इसके साथ देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी, उससे आपको उसके भी साइड इफेक्ट्स होते थे। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती थी साइक्लोस्पोरेंस की अगर आप उसको इसके साथ देंगे तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। तो अब सवाल ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं इसीलिए क्योंकि ये मेडिसन है, मेडिसन के तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हर मेडिसन के होते हैं, तभी बोलते हैं कि इट्स नॉट अ फूड, ये खाने की चीज़ नहीं है जिसमें हम खाना नॉर्मली खाते हैं, फूड वो नहीं है, ये मेडिसन है, आप इसको मेडिसन के तौर पे यूज़ करें और फिजिशियन और फार्मासिस्ट के बगैर ये यूज़ ना करें। हम जो है बस सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे यानी खुद से खाएंगे विदाउट एनी गाइड के, तो आपको गाइडेंस, तो आपको और भी ज़्यादा इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब सवाल ये कि फिर इतने साइड इफ़ेक्ट्स है तो फिर खाएँ क्यों भाई। ये उन लोगों के लिए नेमत से कम नहीं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर उनको पेन हो रहा होगा और आप उसको बोलेंगे कि भाई इसके इतने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी पहले इस पेन को हम कम कर लें फिर उसके बाद देख लेंगे साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये कि बहुत अच्छी मेडिसन है लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, तो इसको एज अ मेडिसन ही यूज़ करें तो इट्स बेटर। और जैसे देखा जाए तो बहुत सी मेडिसन ऐसे कैंसर पेशेंट्स को हम स्टेज 4 पर मॉर्फिन दी जाती है उनके पेन के लिए, तो अब उनके लिए तो वो तो नेमत से कम नहीं है, वो तो नेमत ही नेमत है उनके लिए, हालांकि वो इतने साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती। तो हम क्या करते हैं, हम उनको दूसरी मेडिसिन देते हैं जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर देते हैं, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।